दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। लॉकडाउन के बाद से स्कूल फीस को लेकर सभी पेरेंट्स माता पिता परेशान हैं, क्योंकि स्कूलों की फीस जो है वो स्कूलें चालू हुई नहीं, लेकिन उसके बावजूद स्कूलों ने बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो एक फहरिस्त बनाई और जितने भी माता पिता थे स्टूडेंट्स के, विद्यार्थियों के, उनसे कहा कि आप स्कूल की फीस भरिए। पूरे देश का यही हाल है, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह पर यही हाल रहा। कई लोग ऐसे भी हैं इसमें जिनका लॉकडाउन में, कई लोग क्या बल्कि अमूमन सभी लोग ऐसे हैं कि लॉकडाउन में उनका काम धंधा नहीं चल पाया, उस वजह से उनके पास में खाने तक का पैसा नहीं था। लेकिन स्कूलों की तरफ से कहा गया कि आप स्कूल की फीस को भरिए, वरना आपके बच्चों को इम्तिहान नहीं देने दिया जाएगा, या फिर आपके बच्चों को आगे इम्तिहान के लिए फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। बार बार इसको लेकर सरकार से मांग की गई, केंद्र सरकार से भी मांग की गई कि एक ठोस इसके लिए एक रणनीति बनाई जाए और उसे अमल में लाया जाए कि जो लॉकडाउन का जो वक्फा था, जो पीरियड था, उस दौरान बच्चों से स्कूल की फीस ना वसूली जाए। हालांकि राज्य सरकारों की बात करें, गुजरात सरकार ने भी कहा कि हाँ, अब स्कूलें जो है वो फीस नहीं लेगी, या 30% लेगी, 20% लेगी, 20% लेगी, 40% लेगी फीस, इस तरह की बातें कही गई। लेकिन उसके बावजूद कई स्कूल ऐसे हैं जो अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं, कई स्कूल ऐसे हैं जो बार बार इस बात को बोल बोल कर जो माता पिता है, जो पेरेंट्स हैं, उनको बाकायदा टॉर्चर कर रहे हैं कि आप स्कूल की फीस भरिए, वरना आपके बच्चे को हम स्कूल में एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, या आप उसके बच्चे की आपको मार्कशीट नहीं देंगे। इस तरह की बातें जो है वो माता पिता से कही जा रही है। इसको लेकर कई लोगों ने आवाज भी उठाया, मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था, लेकिन इसका पूरा जो निचोड़ रहा वो सिफर रहा, सिफर यानी कि 0 रहा। उसके बाद एक बार फिर से कुछ लोग अहमदाबाद से आगे आए, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है उनको भी एक पत्र लिखा, और उसके अलावा जो गुजरात के शिक्षा मंत्री हैं उनको भी एक पत्र लिखा और उनसे मांग की गई कि जो स्कूल की फीस है उसे माफ किया जाए। पहले सुनते हैं कि मुलाकात के बाद क्या कुछ सरकार से इन्हें जो श्योरिटी जो दी गई, क्या कुछ सरकार ने कहा इन्हें, पहले वो सुनते हैं। मैं स्टूडेंट लीडर हूं, इंजीनियर राहिल गांची, अहमदाबाद गुजरात से। जैसे कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना की महामारी चल रही है काफ़ी, उसमें रोज़गार ठप हो चुके हैं, चाहे बिजनेस हो या जॉब हो, कुछ भी हो, तो उसमें भी स्कूल्स और कॉलेजेस फीस मांग रही है। तो हमारा सर चुदासमा जी से ये बात की आज हमने कि सर जो स्कूल और कॉलेजेस फीस मांग रही है, जैसे कि एनुअल चार्जेस मांग रही है, ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस मांग रही है, ट्यूशन फ़ीस मांग रही है, जो नहीं ले सकते वो लोग, जो अभी लॉकडाउन में नहीं, ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं रहा था, फिर भी वो फीस मांग रही है, इंस्टॉलमेंट में नहीं ले रही है। तो उसके लिए सर को हमने बताया और सर से ये बात हुई कि सर जो स्कूल्स ऐसा धमका रही है बच्चों को, पेरेंट्स को, कि आप जब तक फीस नहीं भरोगे तब तक हम आपको ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करने नहीं देंगे। एक ही, अब बच्चा ऑनलाइन लेक्चर्स ही अटेंड नहीं करेगा तो एग्ज़ाम्स में क्या लिखेगा। सेकेंड थिंग, कॉलेजेस में ये चल रहा है, चाहे प्रिंसिपल हो, डायरेक्टर हो या ट्रस्टी हो, वो बच्चों को एग्ज़ाम्स फॉर्म नहीं भरने दे रहे। क्यों नहीं भरने दे रहे? वो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम फीस भरो पूरी की पूरी, इंस्टॉलमेंट में नहीं लेंगे हम, ये वो बोल रहे हैं। अब बच्चा एग्ज़ाम्स फॉर्म नहीं भरेगा तो एग्ज़ाम्स में कैसे बैठेगा? एग्ज़ाम्स में नहीं बैठेगा तो बेचारा वो पूरा साल उसका बिगड़ जाएगा, करियर बिगड़ जाएगा उसका। अब कितने पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम, ये समस्या आ रही है। चुदासमा जी ने क्या कहा? चुदासमा सर ने हमें ये कहा कि जो कॉलेजेस और स्कूल ऐसा कर रही है, जो फीस ले रही है, फॉर्म्स भरने नहीं दे रही है, ट्यूशन फीस ले रही है, तो आप हमें लिस्ट दीजिए, हम उसकी पूरी वो लेंगे पूरा। आपके पास ऐसी लिस्ट है कुछ? हाँ, लिस्ट हमारे पास पूरी है, पूरे गुजरात की जो स्कूल है, जो कॉलेजेस है, उसकी पूरी लिस्ट है हमारे पास। कितनी है? कम से कम 100 से 150 स्कूल्स और कॉलेजेस है उसके अंदर, नाम उनके पूरे मेरे पास है। मैं मीडिया में भी वो दूंगा। सर ने मुझे टाइम दिया है अगली बार का, आप मुझे बताइए लिस्ट का, तो मैं सर के पास जाऊंगा और सर को बताऊंगा, और सर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे, इस जो चुदासमा सर ने बोला है। और मैंने प्राइम मिनिस्टर, पीएमओ को भी मेल करा हुआ था, लेटर भेजा था, जो सेंट्रल के एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल जी, उन्हें भी लिखा था मैंने। तो चुदासमा जी ने मुझे बुलाया, आज दोपहर 3 बजे टाइम दिया था सर ने मुझे, उनसे मिला। मैंने डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी लिखा है, उन्होंने भी मुझे टाइम दिया है, और ये सर ने कह दिया है कि हम स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे। तो सुना आपने, राहिल का कहना है कि सरकार ने ये कहा, यानी कि जो गुजरात सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह चुडासमा, हालांकि इन पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इनको हारा हुआ बताया गया, बैलेट पेपर को लेकर जो घोटाला किया गया,
तो इनकी जो चुनावी अमल, इनका जो चुनावी प्रक्रिया रही, जिसको जीत कर ये आए, मंत्री बने, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, तो ये जो राहिल हैं, जो आज मुलाकात करने के लिए गए थे कुछ एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर, लेकिन मुलाकात जो है वो सिर्फ राहिल की कराई गई, बाकी लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया कोरोना की वजह से। तो राहिल का ये कहना है कि उन्हें जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं गुजरात के, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, उन्होंने कहा है कि आप हमें लिस्ट दीजिए उन स्कूलों का जो स्कूल फीस वसूलने को लेकर दादागिरी कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं उन्हें एग्जाम में नहीं बैठने की धमकी दे रहे हैं, अगले क्लास के लिए फॉर्म न भरने की धमकी दे रहे हैं। आप सोचिए, एक राज्य का शिक्षा मंत्री एक आम आदमी से ये कहता है कि आप हमें स्कूल की लिस्ट दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। भाई आप सरकार में बैठे हैं, आप खुद कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? क्या आपको नहीं पता कि स्कूल में किस तरीके का काम चल रहा है? क्या सरकार ऐसी मजबूत एक ठोस नीति या एक नियम या एक कानून क्या नहीं बना सकती कि स्कूल के संचालकों को उसका डर रहे, उस कानून का डर रहे कि वो अपनी इस तरह की मनमानी न चलाएं? इसके अलावा ये सिर्फ स्कूल फीस का मामला नहीं है, मामले कुछ और भी हैं। जैसे कि स्कूलों ने कहा ऑनलाइन पढ़ाई जाएगी। अब आप सोचिए, एक घर में कई घर ऐसे हैं जहां पर या तो सिर्फ पिता के पास मोबाइल फोन होता है या सिर्फ माता के पास मोबाइल फोन होता है। आप सोचिए, घर में अगर 2 बच्चे हैं, फोन एक ही है, मोबाइल सिर्फ पिता के पास है फोन, एक बच्चा लेकर पढ़ने बैठ जाएगा और उसी वक्त पर जो है वो दूसरे बच्चे का स्कूल का भी टाइम है ऑनलाइन पढ़ाई का, वो बच्चा क्या करेगा? वो पढ़ नहीं पाएगा, वो एग्जाम कैसे दे पाएगा? वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए। दूसरा, कई ऐसे परिवार हैं जो महीने का 500 रुपए का इंटरनेट का रिचार्ज अपने फोन में नहीं करा सकते हैं, तो वो लोग बिना इंटरनेट के आखिरकार कैसे पढ़ेंगे वो बच्चे? ऐसी कई चीजें हैं। तो यहां पर ये बात अच्छी है कि राहिल ने जो बात की है, सरकार से ये मांग भी की है कि इस तरह के जो बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, सरकार या तो उन्हें लैपटॉप दे या उन्हें टैब दे, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई कर सकें। तो ये बिल्कुल वाजिब मांग है, ये मांग होनी भी चाहिए और भी लोगों को इस तरीके की मांग सरकार से करनी चाहिए। क्योंकि जब चुनाव आते हैं तब तो नेता लोग और जो सत्ता पक्ष होते हैं या विपक्ष के जो लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो बड़े बड़े वादे करते हैं। वो स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को वो साइकिल देने की बात करते हैं, लैपटॉप देने की बात करते हैं, टैब देने की बात करते हैं। तो ऐसे में ये कोरोना काल है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर भी सरकार को होना चाहिए कि सरकार ऐसे बच्चों को जो है वो या तो लैपटॉप मुहैया कराए या फिर सरकार उन्हें टैब मुहैया कराए, जिससे कि ये बच्चे पढ़ाई पढ़ सकें और इसके साथ ही साथ उन्हें इंटरनेट का कनेक्शन भी दिया जाए। चाहे तो सरकार कुछ इस तरीके का कर दे कि वो इंटरनेट जो है वो सिर्फ स्कूल का जो टाइम होते हैं बच्चों का, सिर्फ बच्चे उसी को इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि आजकल हाईटेक की दुनिया है, हाईटेक दुनिया है, सब कुछ हो सकता है, कई वेबसाइटें लॉक हो सकती है, सब कुछ हो सकता है अगर सरकार करना चाहे तो ये मांग तो वाजिब है, सरकार को इस मांग पर सोचना चाहिए। क्योंकि लोगों के पास में पैसा नहीं होता है, वो किस तरीके से इंटरनेट चलाएंगे। जबकि जिनके पास पैसा है, कई मरतबा ये भी होता है कि पैसा भी है, इंटरनेट भी है, लेकिन कई बार नेटवर्क की बड़ी परेशानियां रहती है, नेटवर्क नहीं आता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो आखिरकार वो बच्चे का क्लास छूट जाता है, वो टीचर तो दोबारा वो क्लास लेंगे नहीं। तो ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं, पहले सरकार को अपनी तमाम चीजों को, अपनी मशीनरी को दुरुस्त करना चाहिए, उसके बाद में आगे बढ़ना चाहिए। मेक इन इंडिया की तरफ जो आप बात करते हैं, हाईटेक और जो टेक्नोलॉजी की आप बात करते हैं, उसमें बाद में आपको आगे बढ़ना चाहिए। पहले आप अपने ढांचे को मजबूत करिए। आप सिर्फ बातें आप करते हैं, सिर्फ बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे आप करते हैं, लेकिन डिलीवरी के नाम पर आप बिल्कुल सिफर हैं, आप बिल्कुल जीरो हैं, कुछ भी नहीं मिलता है वहां पर। तो ऐसे में जो है वो ये बिल्कुल सरकार को सोचना चाहिए कि आप सोचिए, कोरोना के बीच में भी देखा होगा आपने कि सभी बस चल रही थी, ट्रेनें चल रही थी, फ्लाइटें चल रही थी, ऑफिसेस चल रहे थे, बंद थे तो सिर्फ स्कूल बंद थे, शिक्षा बंद थी। तो सरकार को इसे लेकर ठोस नीति जो है वो बनानी पड़ेगी और बनानी चाहिए। और राहिल गांची एक नौजवान लड़का है, इससे मुबारकबाद देनी चाहिए और लोगों को इनसे सबक लेना चाहिए कि किस तरीके से जनता से जुड़े हुए मुद्दों को आप उठा सकते हैं, शांति प्रिय तरीके से आप उठा सकते हैं, यहाँ पर कोई हिंसा करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से सभी को बेदार होना पड़ेगा, सभी को जागरूक होना पड़ेगा। आप चाहे जिस भी मजहब के हों, आप अगर युवा हैं,
आपको हर चीज को समझना होगा कि आखिरकार इस देश में लोगों की क्या क्या परेशानियां हैं। आपको उन परेशानियों के लिए आगे आना होगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आप सरकार में बैठे लोगों को झंझोड़ेंगे नहीं, तब तक वो सरकार में बैठे लोग सोते ही रहेंगे। इसलिए हम सभी को हमारे अधिकारों के लिए हिंसा को छोड़कर, हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए अपनी मांगों को सरकार के सामने बिल्कुल उठाते रहना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।